नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम न्यूज़ रूम में कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं संदीप मीणा और राहुल पटेल। संदीप, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी, हाल फिलहाल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियों में जो है तेज़ी आ गई है। उन्होंने आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है, जिसके बाद से अब वो भाजपा के निशाने पर आ गए हैं और बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर दीक्षा मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव के समय एक बात कही जाती है कि किसी भी नेताओं को संभल कर बोलना चाहिए, अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। अगर जरा सी भी चूक होती है तो दुर्घटना घट सकती है और ऐसा ही कुछ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुआ। कल जब दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान वो केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साध रहे थे, इस दौरान वो आतंकी मसूद अजहर को ऐसा कुछ बोल गए, उनको लेकर ऐसा कुछ कह गए कि जिससे कि पूरे देश की सियासत गर्मा गई है और उन्होंने बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया। उन्होंने मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया और इतना कहा, उसके बाद में सियासत में बवाल मच गया। और हैरानी की बात यह है कि खुद कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर अपलोड किया जाता है और बीजेपी को टैग किया जाता है। और उसके बाद में जब राहुल गांधी की ये जो जुबान फिसलती है वो पकड़ में आती है तो पूरे देश की सियासत गर्मा जाती है। और मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो आलम यह है कि बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी को पाकिस्तान यानी कि आईएसआई का एजेंट तक करार दे दिया है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर संबोधित किया था। और अब राहुल गांधी भी ऐसा ही कर बैठे और चूँकि आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव नज़दीक है, कुछ ही दिनों बाद मतदान होने वाले हैं और ऐसे में जहाँ पर राहुल गांधी को जो सत्ता पक्ष है, मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, उस पर निशाना साधना चाहिए, उसके खिलाफ रणनीति बनाना चाहिए। लेकिन वो अपनी गलतियों में ऐसा कुछ कर बैठे कि उन्होंने खुद बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा दे दिया और इसी मुद्दे को लेकर अब पूरे देश में बीजेपी एक बड़ी रणनीति की तैयारी में है। और आगामी दिनों पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करते भी नजर आ सकते हैं। क्योंकि ये अपने आप में राहुल गांधी से गलती जरूर हुई, चूक जरूर हुई, लेकिन बीजेपी ने इस बयान को जनता के बीच ले जाने की, जनता के बीच भुनाने की पूरी तैयारी कर दी है। और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ है और मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं सबूतों को लेकर जो सवालिया निशान खड़े किए गए, कांग्रेस नेताओं द्वारा सबूत की मांग की गई है, तो उसको लेकर भी बीजेपी अब पूरे आक्रामक मूड में नजर आ रही है। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस कमेटी जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे बयान के बाद और जिस तरह से राहुल गांधी की एक पर्टिकुलर सेंटेंस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है पूरे देश भर से, तो इस पर मैं यही कह सकती हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर ले जाकर मारा है। बढ़ते हमारे अगले मुद्दे की और, जो है लोकसभा को लेकर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासी और मजहबी सरगर्मियां जो है शुरू हो गई है। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह की खलबली मची हुई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी दीक्षा, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसके बाद से ही हम बात करें कांग्रेस की, सपा की या बाकी मजहबी लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी के त्यौहार कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये जो चुनाव की जो तारीखों की घोषणा हुई है इसको लेकर निशाना साधा है, प्रश्न खड़ा किया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो रमज़ान के दौरान जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, कहीं न कहीं इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। या साफ तौर पर उन्होंने जिस प्रकार चुनाव आयोग की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत तारीखों का ऐलान हुआ है, जिससे रमजान जैसे पाक महीने में जब लोग अपना रोज़ा इफ्तियार करते हैं और सारी यूं कहें कि पूरा रोज़ा रखते हैं, तो इस दौरान वो भूखे प्यासे कैसे लाइन में लगेंगे। यानी साफ तौर पर उनका ये इशारा है कि तारीखों को आगे करना चाहिए, एक महीने आगे या पीछे करना चाहिए था, जिससे जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बूथ तक पहुंच सकें। उनका आरोप यह भी था कि एक तरफ जहां चुनाव आयोग अधिक से अधिक मतदान की अपील करता है, तो वहीं इस तरह का जो ये फैसला है चुनाव की तारीखों को लेकर,
कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाताओं को नाखुश करने की बात भी सामने आ रही है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव तारीखों का ऐलान होता है, जब सर्वदलीय बैठक होती है, चुनाव आयोग जब सबको बुलाता है, तो हर त्योहार, हर तरह की चीजें बिल्कुल साफ रख दी जाती है। यदि तब कोई एक ऐसी आपत्ति होती है तो जरूर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिस पर चुनाव आयोग भी गंभीर होकर मंथन करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, शुक्रवार के दिन जो जुम्मे की नमाज होती है, उस दौरान कोई भी चुनावी तारीख नहीं है, यानी साफ तौर पर जिस प्रकार के निर्देश दिए थे उनके हिसाब से चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार की बयानबाजियां, सियासत तेज हो रही है, वहीं भाजपा के एक विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि जो सपा और कांग्रेस हैं, ये सिर्फ चुनाव के दौरान ही मुस्लिमों का वोट मांगने के लिए आती है, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है। दूसरी वहीं उन्होंने कहा कि देश में जो 85% की जो आबादी है, उस पर यह बाकी पार्टियां ध्यान नहीं देती है। हिंदू त्योहार भी आ रहे हैं इस दौरान, अगर हम देखें तो बुद्ध पूर्णिमा और अक्षय तृतीया, इस तरह के तमाम त्योहार है। तो साफ तौर पर एक इनका इशारा ये भी था कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ही पूरे चुनाव का कैलेंडर बना है। तो इसको लेकर आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासत के साथ साथ अब मजहबी राजनीति भी उफान पर है, जिसको लेकर अब कांग्रेस, बीजेपी या तमाम जितने भी दल हैं वो आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है इस पूरे मुद्दे पर, तो एक महीना चुनाव आयोग के द्वारा ये सफाई पेश की गई है कि एक महीने तक किसी भी पर्टिकुलर फेस्टिवल की, पर्व की वजह से जो है चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह से आपने मेंशन भी किया कि फ्राइडे को, जुम्मे की जो नमाज होती है, उस दिन कोई भी इस तरह का चुनाव नहीं रखा गया है। तो इसको मद्देनज़र जो है चुनाव आयोग ने पूरे सभी धर्मों को कंसिडर करते हुए ये जितनी भी तारीखें हैं तय की है और इसमें कोई भी फेरबदल करना अभी पॉसिबल नहीं है। बढ़ते हमारे अगले मुद्दे की ओर। दर्शकों, जिस तरह से आपको लगातार एमपी न्यूज़ खबरें दे रहा था कि बीते कुछ महीनों से विधानसभा के बाद से या विधानसभा के पहले से ही हम कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री या फिर हम कहें उम्र दराज मंत्रियों को जो है भाजपा दरकिनार करती जा रही थी, जिसके बाद से सियासत में काफी गर्मी भी बढ़ी थी, गर्मी तेज हुई थी। उसके बाद से बाबूलाल गौर के बहुत सारे बयान आए अपनी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के पक्ष में आए और उसके बाद अब जो स्थिति है कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। और बाबूलाल गौर अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की ताल ठोकने के लिए तैयार हैं और इस बार उन्होंने भोपाल सीट से जो है दावेदारी ठोकने की मांग की है। बात करते हैं संदीप से कि किस तरह का पूरा बयान था। जी, मैं बताना चाहूँगा कि दीक्षा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चूंकि अब आचार संहिता भी लग चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो वैसे ही अगर बात की जाए टिकट के दावेदारों की, तो कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, जो पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर अपनी मांग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि बाबूलाल गौर का मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान उनका टिकट कट गया था और टिकट कटने की वजह से बाबूलाल गौर बेहद ही निराश चल रहे थे और उसके बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। और दावेदारी के दौरान कई बार उन्होंने टिकट के ऐसे संकेत दिए हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान एक बयान दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि मैं भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया। और उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने 10 बार मध्य प्रदेश की विधानसभा को देख लिया है, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, एक बार दिल्ली भी देखना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में वे अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब जो है टिकटों का ऐलान होने वाला है, उससे पहले यहाँ पर कई दिग्गज नेता ताल ठोकने लगे हैं। वही उनमें से एक आते हैं बीजेपी के राघव जी, जो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। और कई भी ऐसे तमाम नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं दीक्षा। और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये लग रहा है कि अब जो है भाजपा कांग्रेस में टिकट को लेकर एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं ये प्रेशर राइज किया जा रहा है पार्टी को कि उन्हें टिकट देना ही होगा, नहीं तो अन्यथा पार्टी को लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरीके से ताल ठोक रहे बाबूलाल गौर और जो अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके तेवर देखकर यही लगता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरे मूड में हैं।
जी बिल्कुल, इसी के साथ क्योंकि हम पहले का एक एक्सपीरियंस देख सकते हैं भाजपा का। इससे पहले भी भाजपा के एक जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, रामकृष्ण कुसमारिया भी कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। भोपाल में जो किसान सम्मेलन में राहुल गांधी के मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और कहीं ना कहीं ये बाबूलाल गौर के ऐसे बयान कहीं ना कहीं यही संकेत कर रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। बात करें अगर हम एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में, मैं राहुल आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार लोगों को बहुत सी भ्रांतियां होती है, भ्रमित जानकारियां रहती है कि आचार संहिता लागू होने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो आज हमारे दर्शकों को हम आचार संहिता के ऊपर बताना चाहेंगे कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो ऐसी कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं या परमिशंस है जो हमें लेनी पड़ती है प्रशासन से, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। जी दीक्षा, बताना चाहूँगा आचार संहिता को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह हर लोगों के बीच में है। प्रशासन की बात करें तो उनके लिए अलग एक आचार संहिता है, बाकी तमाम लोगों के लिए आचार संहिता। लेकिन आज हम बात करेंगे जेनरिक तौर पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आखिर एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और चुनाव की जो चुनावी दौरान जो राजनीतिक पार्टियाँ वो क्या कर सकती है या नहीं कर सकती हैं। तो क्विक अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो आम आदमी के दिमाग में एक तरह की भ्रांति होती है कि जो तमाम सारे सरकारी काम है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई पेंशन के लिए आप जा रहे हैं तो कार्यालय में आपका काम होगा, कभी इस तरह की बात नहीं होगी आचार संहिता चल रही है तो काम नहीं होगा। बात करते जाति प्रमाण पत्र की या तमाम तरह के जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो कार्य नहीं रुकेंगे, लगातार जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। यदि कई आपका घर का नक्शा है जिसके लिए आप ऑलरेडी परमिशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो वो सेंशन होगा, वो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, लेकिन आप नया आवेदन नहीं कर सकते इस दौरान। इस तरह की बातें हैं। बात करें तो जो तमाम सरकारी योजनाओं के जो लाभ हैं वो सब चलेंगे। अगर हम बात करें विकास कार्यों की तो जो विकास कार्य अप्रूव हो चुके हैं, जिन पर काम चल रहे हैं, रोड बननी है, रोड की मरम्मत होनी है, स्कूल और बाकी सारी चीज़ों पर रंग रोगन का कार्यक्रम होना है, तो वो सारी चीज़ें एज इट इज चलती रहेगी जैसे आचार संहिता के पहले चल रही थी। तो ये तमाम सारी की बातें हैं। और एक और बात विशेष तौर पर कि कई अधिकारी इस तरह का भी हवाला देते हैं कि भी आचार संहिता चल रही है इसलिए काम नहीं हो सकता है। तो साफ उनके लिए एक ये भी है कि इस दौरान आपको कोई भी अधिकारी इस तरह नहीं कह सकता है कि आचार संहिता के दौरान काम नहीं होगा। जो काम आपके पेंडिंग है वो काम जरूर होंगे। आचार संहिता में इस तरह की बातें हैं और इसको लेकर कई भ्रामक जानकारियां भी लोग फैलाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन सारी चीज़ों की जो नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी जितनी भी दौरे हैं बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं। सायरन जितनी भी मंत्रियों की गाड़ी पे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। बैनर पोस्टर जो तमाम शहरों में कहें कि हर गली नुक्कड़ पे लगाए जाते वो नहीं रहेंगे। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, ये नहीं हो सकती है। साथ अगर बात करें अधिकारियों की तो अधिकारियों के लिए भी कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट है कि इस दौरान जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती है। तो यानी साफ तौर पर दीक्षा एक ही बात है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, सीएम की तस्वीरें हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी है, पेपर विज्ञापन है, ये तमाम सारी चीज़ों पर रोक लग जाएगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। जी बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो जिस तरह से शादी का सीजन आने वाला है, जब तक लोकसभा चुनाव पूरे नहीं हो जाते हैं, आचार संहिता के दौरान आप किसी भी तरह की रैली, धार्मिक हो या आपकी कोई भी व्यक्तिगत रैली हो, आप नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आपको शादी की बारात निकलवानी, इन सभी चीज़ों के लिए आपको प्रशासन से पहले एक बार प्रायर परमिशन लेनी होगी और उसी के तहत जैसा भी वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको कहेंगे वैसा ही आपको फॉलो भी करना रहेगा। तो ये थे अब तक के कुछ बड़े मुद्दे जो हमने आप लोगों के सामने पेश किए हैं एमपी न्यूज़ के थ्रू। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।